जय हिंद दोस्तों। पूर्वावलोकन की पॉलिटी की सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से एक शिकायत भी है। कुछ लोग आते हैं, एक वीडियो देखते हैं, उन्हें पसंद आता है, वो लाइक करते हैं। अगर भाई साहब पसंद आता है तो पूरी प्लेलिस्ट आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है। आप उस पर जाकर सारे वीडियो एक तरफ से देखेंगे तो सारे पीवाईक्यूज आपका एक साथ में कंप्लीट हो जाएगा। एक क्रम में देखेंगे तो चीजें रिलेट होती चलेगी, एक से दूसरे को कनेक्ट करना सीखेंगे। प्लेलिस्ट इसीलिए बनाई गई है, पहली प्लेलिस्ट से शुरू करिए और कंटिन्यू चीजें देखिए। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है सभी एग्जाम्स के लिए, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखेंगे। बाकी अगर आप यूपीएससी का भी कुछ सोच रहे हैं तो उसके लिए तो आपका पूरा जखीरा तैयार है। आप जाकर के उसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं कि भाई कुछ बढ़िया हो रहा है, आप इसका लाभ उठाएं। आज हम संसदीय अधिनियम पढ़ेंगे और साथ में सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, बात एक ही है। और संसदीय अधिनियम कितना इंपॉर्टेंट है बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब समझदार हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उम्मीद करते हैं आप आंसर देंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तब तो हम बैठे ही हैं आपकी सुविधा के लिए। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? 1951, 1954, 1964, 1956। अगर क्वेश्चन ना आए तो डरना मत, याद कर लेना। यहाँ आप सीखने आए हैं, यहाँ आप एग्जाम देकर एसडीएम नहीं बनेंगे। तो सीख लीजिए, नोट कर लीजिए और एग्जाम में आकर सही कर दीजिएगा बस। 1954 में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था, ठीक है। तो एक्ट भी 1954 में अधिनियमित और सर्वप्रथम 1955 में प्रभावी हुआ था। इस प्रश्न के अंग्रेजी अनुवाद में इनेक्टेड शब्द है जिसका अर्थ अधिनियमित है। अधिनियमित है इसलिए आंसर 1954 सही हुआ। वैसे भी 1955 तो दिया नहीं गया था, ठीक है। लागू का मतलब होता है प्रभावी कब से हुआ, लेकिन 1955 दिया भी तो नहीं है, तो 1955 दिया नहीं है, हमारा 1954 वैसे भी सही हो जाएगा। 1955 दिया होता तो थोड़ी सी समस्याएं थी। अब देखो, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं, सभी दंडनीय अपराध हैं। संज्ञेय तथा अजमानतीय, असंज्ञेय अजमानतीय, संज्ञेय संक्षेपता विचारणीय, असंज्ञेय समनीय। तो ये संज्ञेय है बट संक्षेपता विचारणीय है, ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 सेम बात वहां भी थी, यहाँ भी है। बस आपको समझना क्या है कि आपको समझना ये है कि अधिनियम पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार एक्ट भी पूछे जा सकते हैं। हो सकता है चर्चा में रहे हो तो पूछे जाए, तो आप करंट अफेयर्स में जो एक्ट चर्चा में रहते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या मुख्य? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराध का विचारण किया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश ने ऐसे क्वेश्चन, ये क्या था मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश ने ऐसे क्यों क्वेश्चन पूछे? हम लोगों ने ये वाला देखा था, ये भी सिविल अधिकार संरक्षण 1955 एमपी ने पूछा था 2012 में। ये भी सिविल अधिकार एमपी ने पूछ लिया 2014 में। ये भी सिविल अधिकार एमपी ने पूछा 2019 में। एक ही चीज को बार बार एमपी क्यों पूछ रहा है, ठीक है। इसमें दो आंसर है तो इसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए हम चलते हैं आगे। यहाँ देखो 2013 में भी पूछा और यहाँ भी ए और डी दोनों आंसर सही है। छोड़ो, एमपी वाले विशेष ध्यान दें भाई। और ये देखो लो, सिविल अधिकार संरक्षण 2019 में पूछा, धारा 5 सही है। एक अधिनियम इम्पोर्टेंट है लगता है, आप पढ़ लीजिए इसको। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय, शिक्षा संस्थान, छात्रावास जो जनसाधारण या उसके किसी विभाग के फायदे के लिए स्थापित हो या चलाया जाता हो, प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत दंडनीय होगा। यानी ये अस्पृश्यता से भी रिलेटेड है। अगर ऐसा कोई करता है तो धारा 5 के तहत वह दंडनीय होगा, ठीक है। अगर आ जाए तो सही करके आइएगा, दैट्स इट। 2018 में भी पूछ लिया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार पूछा गया है क्या? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उपबंध है? तो धारा 10 है। अब प्रॉब्लम पता क्या है, कोई पेपर बना रहा होगा पीवाईक्यू उसने उठाए तो वो दिमाग लगाएगा नहीं और ये क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन के साथ। ऐसे कई बार हुआ है,
पिछली बार अगर गलत पूछा गया तो इस बार भी गलत पूछ लिया गया, उसे चेक भी नहीं किया गया, भैया देख तो लो, चेक कर लो सही भी है कि नहीं है। तो कई बार क्वेश्चन गलत भी रिपीट कर दिए जाते हैं। ये देखो 2012 में दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है, संपूर्ण भारत पर है क्या? अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है, या संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन दीव के सिवाय संपूर्ण भारत में है। तो ये संपूर्ण भारत पे होगा, अगर एक्ट है तो एक्ट तो पूरे भारत पर ही होता है, इसमें कोई ऐसी तरह दो राय वाली बात ही नहीं है। तो 2018 में फिर से पूछ लिया। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है, तो संपूर्ण भारत पर है। कोई अगर मध्य प्रदेश का देख रहा हो तो भैया बताओ ये क्वेश्चन इतने काहे पूछे जा रहे हैं एमपी में, मुझे तो जानकारी नहीं है। फिर से 2018 10 नंबर क्वेश्चन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध? तो ये धारा 14, यानी धारा 5 हम लोगों ने पढ़ा अस्पृश्यता वाली, फिर धारा 10 पढ़ा और अब धारा 14 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको सही से समझ लीजिएगा। चलो, कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12, अब 12 भी आ गया, आप चाहो तो एक पेज पे लिख सकते हो सारी धाराएं, के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है, जब यह केवल अनुसूचित जनजाति के सदस्य से संबंधित है, जब यह अनुसूचित जाति जनजाति दोनों के सदस्यों से संबंधित है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये केवल अनुसूचित जाति के लिए था, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर, अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा, क्योंकि क्यों? अभियुक्त का कार्य जनसाधारण के किसी अनुभाग के व्यक्तियों के फायदे के लिए सृष्ट एक पूर्व न्याय के अधीन फायदे के उपभोग करने के संबंध में है, या अभियुक्त का कार्य अलंकारों के उपयोग के संबंध में है, या अभियुक्त के अपराध कारित करने में सक्षम नहीं होने से है, या अभियुक्त परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह में है। तो अभियुक्त परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह में है, यानी समान समाज भी है उसका समूह, जो जाति कह सकते हैं, ठीक है, और परिवादी पीड़ित, ये शब्द भी ध्यान रखिएगा, तो वह अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध घटित नहीं होगा। ठीक है, एमपी वाले जिंदाबाद। 15 नंबर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो ये धारा 14 का है, अभी ऊपर भी देख कर आए थे, 14 का सद्भावना पूर्वक। 16 नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, 73वां संविधान संशोधन, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, सती निरोध अधिनियम 1987, कौन सा सही नहीं है? सी वाला सही नहीं है, क्यों? क्योंकि 73वां जो था वो शहरी क्षेत्रों के लिए था, कि यहाँ देखो, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण 73वां नहीं बल्कि 74वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। बहुत बारीक अंतर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए। आ जाओ, इसको यहीं से पढ़ लेते हैं, इधर उधर हो जाएगा, क्या फायदा। देखो, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 कैसे याद रखोगे? मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, 1878 कौन था? लिप्टन साहब थे, लिप्टन साहब। आप कहोगे लिप्टन कौन? ये वायसराय नाम का व्यक्ति हुआ करता था, वायसराय नाम का पद, वहां ये 76 से 80 तक विराजमान थे। 80 में कौन आया साहब? 80 से 84 एक बढ़िया आदमी आया था जिसका नाम था रिपन। तो लिप्टन ने दो तीन काम कर दिए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम। तो ये तो 1878 याद है। शाही पद अधिनियम 1876, तो वर्ष पहले। ठीक है, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, 1857 का विद्रोह हुआ, उसके जस्ट बाद 3 साल बाद 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 बनाया गया। तो ये जो है ये चारों याद कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकते हैं फिर से। 18 नंबर, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है। घरेलू हिंसा से 2005 में या 2006 में? ये 2006, 26 अक्टूबर को लागू हुआ। अब बना कब था? महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बना था, 2006 से प्रभावी हुआ। तो दो चीजें याद रखनी है, क्या क्या? कब बना एक्ट
और कब वह लागू हुआ। ठीक है, बनेगा कब, जब लोकसभा, राज्यसभा और अंत में प्रेसिडेंट साहब अपनी साइन कर देंगे, तब वह एक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिर उस पर काम चलेगा, फिर लागू होगा। 19, निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। सामाजिक अधिनियम कौन सा नहीं है। मीसा, एंटी डॉरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। तो इसमें मीसा जो है वह सामाजिक अधिनियम नहीं है। क्यों? क्योंकि मीसा का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, इंटरनल सिक्योरिटी से, ये समाज से रिलेटेड नहीं है। बाकी तीनों ज्यादातर सभी समाज से ही ज्यादातर जुड़े हुए हैं। 21, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में ये आया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में प्रारंभ में ये लागू हुआ था, बाद में पूरे देश में। 22, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ। कब प्रवृत्त हुआ? तो ये 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ। प्रवृत्त का मतलब समझ गए, 1989 में बना और 1989 के बाद 30 जनवरी 1990 से ये लागू हो गया। 30, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया। तो लागू कब से हुआ था? 1990 में लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, तो गलती हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है? अधिनियम 1990। तो लागू 90 में हुआ था, लेकिन अधिनियम 1990 नहीं था। अधिनियम कब का था? 1989। तो एक्ट 1989 का था, लेकिन लागू कब हुआ? 1990 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अधिनियम कब का था। 25, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किन्हें प्राप्त हुई। तो इसके लिए नियम कौन बना सकता था? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार इसके लिए नियम बना सकती थी, यह भी ध्यान रखिएगा। 26, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है। तो ये धारा 2 खागा है। देखो, मध्य प्रदेश वालों को धारा से बहुत प्रेम है। अभी ऊपर भी धारा धारा खेल रहे थे, 14, 5, 12, यहाँ भी धारा खेल लिए। यूपी ने बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। ऊपर यूपी ने बहुत ज्यादा ऐसा धारा रटने वाली चीजें नहीं पूछी। तो यूपी के बाद एमपी का जो व्यक्ति है वह धाराएं भैया थोड़ा बहुत याद कर लो। 27, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा धारा 3 के अधीन, यहाँ भी धारा डाल दिया, अपराध किए जाने पर कम से कम दंड लोक सेवक द्वारा, तो इसे 1 वर्ष का कम से कम दंड मिलेगा लोक सेवक द्वारा। चलिए, यहाँ भी धारा पूछा है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है। धारा धारा खेल लो तुम। तो 14 धारा, 14 में शीघ्र न्याय एवं परीक्षण के लिए एक या अधिक जिलों में एक विशेष न्यायालय अनन्य विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान। ठीक है। 29, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्दिष्ट कर सकती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की सहमति से ही ऐसा होगा, क्योंकि न्यायालय का काम है, आप न्यायालय का काम उच्च न्यायालय के समर्थन सहमति के बाद ही करेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है शीघ्र विचारण। एमपी वालों ने ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे हैं भाई। 32, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस एक सिद्धांत पर आधारित है। पृथक्करणता अधिमानी संरक्षा विभेद का सिद्धांत इसमें आता है। अभी हम उच्चतम न्यायालय भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ फिर वही है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना निरूपित और वसूल करने की शक्ति किसे मिली है। तो राज्य सरकार को मिली हुई है, याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 89 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय निम्न में से
क्या उपधारित कर सकता है? तो उपरोक्त समझे, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, दुष्प्रेरण, कुछ भी कर सकता है। 35 अनुसूचित फिर एमपी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना प्रतिबंधित है? धारा 6। चलिए ये स्टार बनाया, क्वेश्चन गलत होगा। आगे बढ़ते हैं एमपी को फिर क्वेश्चन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्ण निषिद्ध है? तो जो गिरफ्तारी पूर्व जमानत है वह पूर्णतः निषिद्ध है। सर एमपी में पूछा गया तो क्यों करा रहे हो? क्योंकि कोई लिखा थोड़ी है एमपी में ही पूछे जाएंगे। यूपी के कुछ क्वेश्चन आए हैं, यूपी का जब मन डोलेगा तो वह यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, फिर सरप्राइज हो जाएंगे सब कि ये तो नहीं बनाते थे, क्योंकि क्वेश्चन यूपी ने भी कुछ पूछे हैं। ये तो सब एमपी वाले हैं। ये देखो यहाँ पे यूपी ने पूछा है, यूपी पीसी 2013। तो अगर क्वेश्चन ये देखो यूपी 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 आरएस यूपी राजस्थान यूपी यूपी, काफी यूपी ने भी पूछे हैं, तो भाई कर लो, ठीक है, पेशेंस के साथ। आधे एक घंटे में कुछ नहीं होता, 10 मिनट और लगेंगे, लेकिन कर लेते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? तो धारा 18 में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। 39 अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 89 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक में कम ना हो। उप अधीक्षक से तो कम होना ही नहीं चाहिए। उप अधीक्षक आप समझते होंगे। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? कौन सी नहीं दी गई है? तो डी वाली नहीं दी गई है। पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, ये नहीं दी गई। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो कॉमन सेंस से भी सही हो जाता। 41 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शर्त का प्रयोग नहीं कर सकता? व्यक्ति को हटाया जाना, संपत्ति, व्यक्ति, सामूहिक जुर्माना। सामूहिक जुर्माना आरोपित करना ये नहीं कर सकता विशेष न्यायालय। चलिए ये तो स्टार लगा यानी क्वेश्चन गलत होगा। चलिए हम आते हैं यहाँ पे, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अनन्य विशेष न्यायालय धारा 2 में परिभाषित है। क्या परिभाषित है? पीड़ित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में परिभाषित है, आश्रित भी परिभाषित है। क्या परिभाषित नहीं है? तो बी वाला ही परिभाषित नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिनियम अन्य विशेष न्यायालय परिभाषित है, ये गलत है, ठीक है। 45 अनुसूचित जाति जनजाति नियम जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरी समिति इसके अंतर्गत आती है? तो 17 के अंतर्गत आती है। चलिए यूपी आ रहे हैं। 46 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियम वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किस धारा के अंतर्गत है? धारा 18। तो 4 धाराएं हैं इम्पोर्टेंट हर एक्ट की। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। पेशा अधिनियम, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। तो ये जो है ना स्वायत्त क्षेत्र, ये सही नहीं है, बाकी अधिकतर चीजें सही है। आज करो पढ़ लो, आगे बढ़ते हैं। 48 संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई प्राप्त कब प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई 15 जून 2005। अब नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। 2013 में पता नहीं क्यों पूछा गया था, इतना पुराना क्वेश्चन कैसे याद रहेगा कब हुआ था। चलिए सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, हाँ ये पूछ सकते हो आप, 2005 में पारित हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बनता है, कई बार बनेगा क्वेश्चन। 50 सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? क्या एक राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या सामाजिक अधिकार है? तो विधिक अधिकार है हमारा। क्या है? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। 51 सूचना का अधिकार मूल अधिकार है? नहीं, मूल अधिकार नहीं है, लेकिन बात को सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया था मूल अधिकार भी है और विधिक अधिकार भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कब कहा था ये देखते हैं। हाँ ये तो लिखा है, झूठ थोड़ी बोल रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में
इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक स्वातंत्र, अभिव्यक्ति स्वातंत्र के मूल अधिकार में निहित माना है। मतलब क्या है सर? मतलब ये है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये मेरा मूल अधिकार है, लेकिन मैं बोलूंगा तब ना जब मुझे जानकारी होगी। मुझे जानकारी ही नहीं है तो मैं बोलूंगा कैसे? तो ये जानकारी जो है ना, सूचना का अधिकार, सूचना का मतलब सूचना मुझे मिले तब मैं बोलूंगा। तो मैं बोलूंगा, ये अगर मूल अधिकार है तो सूचना मिले ये भी मूल अधिकार होना चाहिए। बोलने के लिए सूचना आवश्यक है, तो बोलना मूल अधिकार है तो सूचना भी मूल अधिकार है। ऐसा ऐसा कुछ थोड़ा बहुत कहा गया था, ठीक है। हाँ, यही कहा गया था, ऐसा ऐसा नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम की उद्देशिका में उल्लिखित है? सूचना की पारदर्शिता, प्रकटन, नागरिकता, संसूचित या लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। सभी कुछ होगा, हाँ सभी कुछ है। राजस्थान वाले क्वेश्चन बढ़िया पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कोई कोई क्वेश्चन राजस्थान वाले भी मजेदार पूछ लेते हैं। ये स्टार बना है यानी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, पढ़ लेते हैं। यूपी ने पूछा है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। फिर मैंने बोला सूचना का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं है अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त है। ये जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, ध्यान रखिएगा, 2006 में पूछा गया है। आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब 65 वर्ष की आयु का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो तक पद पर बना रहेगा। कौन सा नहीं है ये पूछा गया था। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रश्नकाल के दौरान सूचना का अधिकार बी में दिए गए प्रावधान के अतिरिक्त सभी प्रावधान थे। बी मतलब आवेदक जो सूचना हेतु अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा, ठीक है। ये था विकल्प बी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। ये स्पष्टीकरण आप पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। हालांकि आंसर मैंने बता दिया। चलिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो स्टार बना है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? केंद्र सरकार 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित कर दिया गया है, अब बदल दिया गया है 2019 के द्वारा, 3 और 65 हो गया है। मतलब या तो 3 वर्ष रहेगा या 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। उस समय 5-65 था, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर डी वाला सही होगा। 56, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? मजदूर किसान शक्ति संसाधन, तो आरटीआई अधिनियम। आरटीआई वही राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। मजदूर किसान शक्ति संगठन। 57, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक केस, नमित शर्मा बनाम भारत सिंह, 2005 का है। ये सूचना का अधिकार से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच, सूचना रखने वाला व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए, सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए, या पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो सार्वजनिक अधिकारी जो है उनसे हमें सूचना प्राप्त करने की पहुंच है, वह हम तक सूचना पहुंचाएं, यह बात कही गई। 60, किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना हो चाहिए, क्योंकि वरना फिर कोई भी उठ के सूचना मांगने लगेगा, तो इसलिए आपको कारण अवश्य बताना चाहिए, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था, ठीक। हालांकि आरटीआई एक्ट 2005 में इस तरह की किसी बाध्यता का उल्लेख नहीं है। इस अधिनियम की धारा के अनुसार सूचना का अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक है देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। बस ये है कि वहां से कोई सूचना आए तो वह कहाँ आए, तो आपको एड्रेस ऐसा बताना पड़ता है जहाँ वह आपके लिए जो सूचना भेज रहे हैं वह भेजी जा सके। आरटीआई आप मांग रहे हैं ना, तो आरटीआई आएगा कहाँ से, तो आप कुछ ना कुछ बता देंगे। निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं को लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की उपेक्षा या अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। तो अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। 62, आईएएस ने 2021 में क्वेश्चन पूछा,
राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। जनजातीय कार्य मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है। 63 2013 में आईएएस ने क्वेश्चन पूछा। फिर वही अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? राज्य वन विभाग, जिला कलेक्टर या तहसीलदार? तो इसमें ग्राम सभा जो है वह प्राधिकारी था। ये भी आसान क्वेश्चन के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि आप जो भी बुक पढ़ते हैं वहाँ ये दिया गया है। आईएएस ने 2012 में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010, क्योंकि 2010 में अधिनियम आया, 2012 में क्वेश्चन पूछना लाजिमी था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था? स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। न्यायालय ने कहा है कि स्वच्छ पर्यावरण भी हमारे जीवन के अधिकार के लिए आवश्यक अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 275 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु तो अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप है, या अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। तो इसका जो आंसर है वो एक ही है, केवल एक, जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत ही ये बात हुई थी। न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण और जीवन के अधिकार का भाग है, इसलिए ये हुआ है। 65 भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में स्थापना हुई, अभी पढ़ के आए। राष्ट्रीय हरित अधिनियम के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है? तो 60 दिन था, नहीं 90 दिन था। 90 दिन के अंतर्गत आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। 67 भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, तो 1894 में बना था, तो ब्रिटिश शासकों ने ही बनाया होगा। इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना। क्या ब्रिटिश शासकों ने भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए बनाया था, या भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, क्रियान्वयन विवादित हो गया था? तो यही वाला है, भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना कोई उद्देश्य नहीं था। 68 निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? पीसीएस प्री ने 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया अधिनियम। इस बार जो उम्मीद जो वक्फ बोर्ड वाला अधिनियम है ना, वहां से क्वेश्चन अवश्य आएगा, पढ़ के जाना। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस, संविदा, श्रमिक। तो 1 2 4 सही है, तीसरा संविदा वाला बात नहीं सही है, बाकी 1 2 4 सही है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कंपनी अधिनियम 2013 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको रटा है। तो 2021 में प्री में पूछा गया, आर ओ। कंपनी अधिनियम तो सबको पता है। संविदा अधिनियम 1870, साझेदारी 1932 या वस्तु विक्रय, तो यही संविदा वाला अधिनियम जो है 1870 में नहीं 72 में आया था। हाँ, 72 में आया था। सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी अधिनियम है, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 बार बार आप पढ़ते होंगे न्यूज में भी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो, अधिनियम फिर से 2006 सॉरी 2016 आर ओ। बताइए कौन सा सही है? सही नहीं है। राजद्रोही सभाओं, जो यही है बात सही नहीं है, क्योंकि राजद्रोही सभाओं को रोकने के लिए 1908 नहीं 1907 है। बाकी तीनों सही हैं, तीनों आपको याद भी रहना चाहिए, 1908 के तीनों अधिनियम हैं। ठीक है। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट है। आपदा प्रबंधन एक्ट तभी आया था जब, अभी एक और 2005 में एक्ट पढ़ के आया था, 2005 में एक और एक्ट आया था, कौन सा आया था? बसकुस और फिर उच्चतम न्यायालय। 72 भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005, देखो आर ओ 2021 कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 वाले में पेपर में, और वही नहीं पीसीएस ने भी 2021 में पूछा। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? पदेन अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री साहब होते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। 74 पीसीएस 2020 में पूछा गया। देखो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं,
जो चले गए होंगे नहीं एमपी वाले ही आते हैं तो उनका नुकसान है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आ सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था? मेंटल हेल्थ, यस। 2 और 4। शत्रु संपत्ति का कोई लेना देना नहीं, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का कोई लेना देना नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, ये दोनों काम में आए थे। ठीक है, हालांकि अब थोड़ी पूछा जाएगा। 75 भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 2017 पीसीएस इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। ये आया था 1980 में। एक 1986 में भी एक्ट आया था, कोई बताएगा कौन सा है? एक 1972 में भी एक्ट आया था, 72 या 74? 72 ही था, 72, बताइएगा। 76 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस 2020 आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं है। आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बी ए 2 और 4 सही है, बाकी तीसरा पहला गलत है। अनिवार्य शब्द है, मैंने पहले ही सर्किल कर दिया, तो वह तो गलत है ही। चलिए बस कुछ दो क्वेश्चन, फिर चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो किस अधिनियम? 2013 का है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये चेंजेस हुए थे, आप जानते हैं, तब ये हुआ था। चलिए सीधे चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के, आसान क्वेश्चन जल्दी आगे बढ़ेंगे और जो टफ क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा रुक कर चलेंगे। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? उद्घाटन बताओ भाई। जनवरी में हुआ था, यस, 28 जनवरी 1950, याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950। जबकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को हुई थी। स्थापना और उद्घाटन दोनों शब्दों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी? 1947 में, भारतीय संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान के द्वारा 1950 में, अभी ऊपर पढ़े थे 1950 में, तो भारतीय संविधान के द्वारा। यहाँ पे लिखा है संसद के एक अधिनियम द्वारा नहीं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नहीं, भारत सरकार अधिनियम नहीं। चलिए थर्ड नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? किसमें निहित होनी चाहिए? संसद में निहित होनी चाहिए। स्टार्टिंग में कितने जज थे? 8 थे, 1+7, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। आज कितने हैं? आज है 34, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अतिरिक्त। पूछी जा सकती है संख्या। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वर्तमान आपको बतानी है, इसलिए स्टार लगा है। वर्तमान संख्या मैंने बता दी, 34 है। 33+1, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है 34, ध्यान रखिएगा 33+1। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? तो समय समय के अनुसार बदलते रहते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी न्यायाधीश पूछे गए, तो वहाँ हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो बी आंसर सही होना चाहिए, 10 वर्ष का एडवोकेट होना अनिवार्य है। ठीक है, उच्च न्यायालय में 124 अनुच्छेद भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, अभी इसमें भी आगे आएगा। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए देख लो। भारत का नागरिक हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो और 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्ष तक अधिवक्ता, 5 वर्ष तक न्यायाधीश। पर राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। ये उच्च न्यायालय के लिए ऐसा कोई भी चौथा वाला जो है ना, वो उच्च न्यायालय में नहीं लिखा हुआ है, केवल उच्चतम न्यायालय के लिए लिखा गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 9 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है, किसे लिखकर? तो जो इनको नियुक्ति करते हैं उन्हीं को त्याग पत्र भेजेगा। अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख देता है? राष्ट्रपति। हाँ, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, 2011, सॉरी 11 नंबर।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो ये आपको पता है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर हटाए जा सकते हैं। ठीक है, संसद में बाकायदा पूरी चीज होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। कई बार लोग कह देते हैं महाभियोग, लेकिन महाभियोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। आईएएस का क्वेश्चन लंबा चौड़ा था, उसको छोड़ते हैं क्योंकि आगे कंसीडर हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। कौन कौन हटाए जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। किसकी? सीबीआई की जांच? नहीं। भारत की बार काउंसिल रिपोर्ट? नहीं। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके? नहीं। संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके। ये हालांकि सही आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो दिए गए हैं चारों, उसमें से यही सबसे सही आंसर है। तो यहाँ पे संसद होना चाहिए, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होना, ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए थी। 14 सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त आयु कितनी है? तो 65 ईयर्स है, और उच्च न्यायालय में 62 ईयर्स है, दोनों याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में 65 ईयर्स, उच्च न्यायालय में 62 ईयर्स। ठीक है। 15 वही क्वेश्चन, सेवा की उम्र 65 ईयर्स। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जाता है, 125 के तहत। ये बढ़िया क्वेश्चन आईएएस का होगा। यस, आईएएस 2012 में देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा है तो क्या प्रावधान है? हमारे यहाँ न्यायालय अलग है, कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है, तो न्यायालय कैसे पता चलता है अलग है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। इसलिए क्या? दूसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है, तो ऐसा तो नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है केवल, ऐसा तो नहीं। अभी ऊपर पढ़कर आए थे। न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। ये भी सही है, मत नहीं देते। भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके होती है। सरकार द्वारा तो नहीं होती नियुक्तियां, नियुक्तियां खुद सर्वोच्च न्यायालय अपनी करता है। तो कौन कौन से सही होंगे? 1 और 3। क्यों? क्योंकि देखो, ये वाला मैंने कट किया था, ये वाला भी कट किया, तो बच्चे कौन से? 1 और 3। नियुक्ति राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करके करना पड़ता है, और भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं इनके वेतन। 18 नंबर, संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को विस्तारित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है, जबकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की। नहीं, अधिकारिता विस्तारित तो कर सकती है शायद, जहां तक मैं सही भी आंसर देखेंगे। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा क्या नियुक्त किए जाते हैं? तो डी सही है जो मैंने बोला। ये भी गलत, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी गलत, क्योंकि विस्तारित नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वो विस्तारित कर सकते, कम नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। 90, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, दोनों में? किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हो, बहुत बड़ा पद है आपके पास, आप कहीं फिर नहीं कर सकते वकालत। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वह सब राष्ट्रपति साहब ही करते हैं। 126 याद रखिएगा, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार आर्टिकल पूछे गए हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। यूपी 2001 और 2000 दोनों में। 22, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा किसकी सलाह पर? तो ये सलाह होती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री की सलाह कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं, कोई इंटरफेयर नहीं। आगे बढ़ते हैं। 23, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ये कॉलेजियम व्यवस्था 1990 के बाद 1993 में अपनाई गई थी। फिर आप जानते हैं, पहले 2 न्यायाधीश और फिर 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी पहले 3 लोगों का था ग्रुप, 5 लोगों का कर दिया गया। आपने पढ़े होंगे, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति करता है, वही कॉलेजियम की बात कर रहा है, तो 5 थे।
जब मंडल के सदस्य सदस्य पूछा है तो 4 होंगे। टोटल 5 लोग होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य। तो यहाँ पे सदस्य की बात हो रही है, ठीक है, तो सदस्य 4 होंगे। 25 निम्नलिखित में से किसी में उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। संविधान के कार्यान्वयन के पुनरीक्षण पर राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या विधि। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है उसमें ऐसा कहा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है द्वितीय सुधार आयोग, सेकंड एआरसी। सर्वोच्च न्यायालय में एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, तदर्थ न्यायाधीशों की। तो कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, इसलिए स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता, इसलिए न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि हो जाती है, इसलिए या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। हाँ, कोरम नहीं होता, इसलिए पूरा नहीं हो पाता कोरम, तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर ली जाती है, ठीक है। बाकी आपने सब पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो कमेंट करिए, मैं आपको पूरा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सब पढ़ा दूंगा। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद या उपरोक्त सभी में। सर्वोच्च न्यायालय में ऐसी बातें लिखी गई हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? निर्वाचन की बात हो रही है तो 5 होनी चाहिए क्या? यस, 5 होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। 31 संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सारवान प्रश्न अभी पढ़ के आए, 5 होनी चाहिए, ठीक है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 5। केंद्र और राज्यों के बीच आप ये बताओ सबसे ज्यादा जजेस किस केस में बैठे थे और कितने बैठे थे? 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। कौन सा केस था, कितने जज बैठे हुए थे? केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्य का जो मामला है वह मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है, मतलब सीधे यहाँ जाया जा सकता है और कहीं नहीं जा सकते आप। केंद्र और राज्य या कुछ राज्य कुछ केंद्र के साथ हो, मतलब राज्यों का सरकारों का कुछ लफड़ा होगा तो उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? भारत सरकार, एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, यस। संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, भारत सरकार, किसी संघ राज्य क्षेत्र का विवाद, 2 या अधिक राज्यों के बीच विवाद। तो सी वाला आंसर सही है, 1 और 4। अगर भारत सरकार एक तरफ है, दूसरी तरफ कुछ राज्य हैं, एक तरफ भारत सरकार कुछ राज्य है, दूसरी तरफ भी कुछ राज्य हैं, एक तरफ कुछ राज्य है, दूसरी तरफ कुछ राज्य हैं, राज्य मतलब राज्य सरकारें, तो वहां पर आरंभिक अधिकारिता है, बाकी नहीं है। चलिए 34 पे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनके पास जनता के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने की अनन्य शक्ति, इस शब्द पे फोकस करिएगा, अनन्य शक्ति। वह अंतर शासकीय विवादों में मूल एवं अनन्य क्षेत्राधिकार रखते हैं। अंतर शासकीय विवाद या भारत के राष्ट्रपति द्वारा कानून के प्रश्न या किसी तथ्य को निर्दिष्ट किए जाने पर सलाहकार अधिकारिता रखता है। इसके पास अपने ही निर्णय आदेश पर पुनर्विचार करने की शक्ति होती है। तो यही गलत है, क्यों? मैंने बता ही दिया तो पहले कि अनन्य पे विचार करिएगा, ये सही नहीं है और सही नहीं है इसलिए सही है। क्या कह रहे हो सर? क्योंकि उसने पूछा ही था गलत क्या है, तो गलत मैंने बता दिया, ठीक है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के लिए आप जानते हैं। 34 कौन सा सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ किसी भी सुनवाई कर सकता है, तो ये सी वाला ही है, कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय की सुनवाई कर सकता है। 36 अभिलेख न्यायालय 129 आर्टिकल में है, क्या आशय है? इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसे अपनी अवमानना करने वाले को दंडित करने की शक्ति है, इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब बी वाला आंसर सही है, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है, इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अभिलेख न्यायालय इसका आशय है, ठीक है।
37 भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में इन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो सी वाला है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं, आपको थोड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ, क्योंकि स्पीड में तो भागना पड़ेगा वरना इतनी ज़्यादा पूर्वावलोकन की सीरीज है, कैसे हो पाएंगे। तो हमें यहाँ तक चलना है 106। 15 मिनट तो लगेंगे ही, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, टाइम लगेगा नहीं वैसे। 15 मिनट्स कोशिश करते हैं। 106 टारगेट है, ठीक है, टारगेट याद रखिएगा। 38 उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। किसके अनुमोदन से? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। आर्टिकल 130 में आर्टिकल भी बताता रहता हूँ आपको। 39 निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किया? यही मैं बात कर रहा था, इसमें ही सबसे ज्यादा 13 सदस्यीय संविधान पीठ बैठी थी 1973 में, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे। सबसे बड़ी बेंच कब बैठी थी? 1973। 13 लोग बैठे थे, 13 जज। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए है? तो अनुच्छेद 32 डेट वाला जो है, अनुच्छेद 32, ठीक है, और अनुच्छेद 26, 226 जो कि यहाँ उच्च न्यायालय की बात हो रही है, और अनुच्छेद 227 जो कि यहाँ उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए 42 भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? स्रोत क्या होना चाहिए? न्यायिक व्याख्या, क्योंकि न्यायिक व्याख्या करके बताया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि मूल संरचना जो है वह बहुत जरूरी है। अब बुनियादी ढांचा को कुछ भी नहीं कर सकते, जिसका अनुमोदन बाद में मिनर्वा मिल्स में भी किया गया था, ठीक है। पहले केशवानंद भारती और फिर मिनर्वा मिल्स, दोनों याद रखिएगा। न्यायमूर्ति याद रखना है तो न्यायमूर्ति सीकरी ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या दी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ, अरे वाह, दूसरी बोल दिया भाई, दूसरी बताओ कौन सी? तो गोलकनाथ केस इससे पहले हुई थी, उसमें 11 जजेस बैठे थे, इसीलिए इसमें 13 को बिठाया गया। अब मान लो इसी केस पर फिर से कुछ होता है तो 13 से ज्यादा लोग ही बैठेंगे। 13 से ज्यादा मतलब 15 लोग। तो पहले 11 लोग बैठे 1967 में, फिर बाद को बैठना पड़ा तो 13 लोग बैठे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी तो एक लोगों की ही होगी, मतलब सबसे बड़ी और सेकंड सबसे बड़ी, ये दोनों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो इसमें ही कहा गया था भाई, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, या दूसरा कौन सा था, केशवानंद भारती या मिनर्वा मिल्स या इंदिरा साहनी, यही 4-5, मेनका गांधी, यही 4-5 इंपॉर्टेंट है। कौन सा त्रुटिपूर्ण है बताता है? तो इंदिरा साहनी बाद में क्रीमी लेयर की बात हुई, विशाखाबाद में यौन उत्पीड़न की बात हुई, मेनका गांधी बाद में 14-19-21 अक्टूबर जी नहीं है, ये वाला गलत होना चाहिए। बेला बनर्जी विवाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, इसमें ये कहा गया था कि विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता के भाग के रूप में उच्चतम न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बाद में ही माना गया था, ना कि इसमें, ठीक है। 46 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बताइए इनमें से कौन एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, अपीली नहीं रखता क्या? या केवल मूल एवं अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, या केवल परामर्श संबंधी अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, या मूल अपीली परामर्श? तो डी वाला सिंपल क्वेश्चन है। परामर्श किसे देता है? तो 143 के तहत माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय परामर्श ले सकते हैं। 47 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? सबसे लंबा चौड़ा जो लिखा है 134A और 132 को मिलाकर अगर पढ़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है। आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली, परामर्शदात्री, तो अपीली के मामले की बात हो रही है, यहाँ पे अपील करके आप लाए जा सकते हैं। 49 भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के तहत दाखिल की जा सकती है। तो 142 के तहत सुधारात्मक याचिका दायर की जा सकती है। 50 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? पुनर्विलोकन का मतलब क्या है? पुनः, अपना देख सकते हैं कि मैंने सही बोला था कि कई बार आप सोचते होंगे सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ये कहा था अब ये कह रहा है, तो उसे अपने जो निर्णय है उनको पलटने का भी
पूरा अधिकार है। उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश के पुनर्विलोकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पूछ रहा है तो एक ही सही होगा, वही देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश को फिर से सुधारने, फिर से बदलने का अधिकार प्राप्त है। मैंने बोल दिया, वही यहाँ पर लिखा है। 52 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? सही पूछ रहा है तो वही सही होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये देखो, आइए 2019 भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों के अंतर्विष्ट अनुच्छेद 142 के अधीन कार्य कर सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन इसका अर्थ है? अर्थ पूछा है तो एक ही सही होगा, उसी को देख लेते हैं। पी वाला, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, संविधान से बस चीजें हैं और बाध्य नहीं है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? तो एक ही अर्थ होगा, वही देख लेते हैं। विधियों और कार्यपालिक आदेशों की संवैधानिकता के विषय में व्याख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार जो है वह न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है। ठीक है, चलिए 55, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, अभी पढ़ के आए थे, राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। ठीक है, पुनर्विलोकन। 56, न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। यदि कोई कानून आदेश संविधान के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब समझ लो, अगर संविधान के विपरीत कुछ है तो उसे खत्म कर देगी कौन? न्यायालय। उसे समाप्त कर दिया जाएगा। संविधान के खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए, संविधान के विरुद्ध कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी नियम कानून नहीं बनने चाहिए, एक्ट नहीं पारित होना चाहिए। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, धर्मनिरपेक्षवाद और मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। संविधान अपने परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता, उन आदर्शों पर जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो दूसरा तो सही है, पहला मैं चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ, परिभाषित करता है। जैसे ही आ जाए दिमाग खुल जाना चाहिए कि अभी तक जो क्वेश्चन आया उसमें धन विधेयक है जो सिर्फ परिभाषित है, बाकी सारे क्वेश्चन में परिभाषित वाला गलत हो जाता है, परिभाषित नहीं किया गया। ठीक है, 58, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो अभी हम देख कर आए थे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन। चलिए, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। दोनों गलत होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि न्यायालय तो न्यायालय है, न्यायालय तो न्यायालय है, दोनों गलत, दोनों गलत, तो आंसर डी हो जाएगा। ये इतना लंबा चौड़ा लिखा है, पॉज करके आप चाहें तो पढ़ लीजिए। 60, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा ना विस्तार से, ऐसे ही थोड़ी आ गए। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, कहाँ प्रचलित है? तो ये भारत और यूएसए दोनों में प्रचलित है। हमारे अनुच्छेद 13 को ध्यान से पढ़िएगा। 61, पीसीएस, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, तो उधार की वस्तुएं तो हैं और सीमित भी है, लेकिन इसकी व्याख्या थोड़ी करता है, स्पष्टीकरण थोड़ी उसका है। चलिए, इसको भी पढ़ लेना पॉज करके, और क्या बताएं लो, पॉज कर लो, पढ़ लो। 62, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 63, कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा यदि वह संविधान से अन्यत्र कुछ है उसमें। विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखा है तो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इनमें से सबसे सही वो वाला था। 64, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन? सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभाषक सर्वोच्च न्यायालय। कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, सर्वोच्च न्यायालय। संरक्षण व्याख्या कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। क्या अनन्य है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। संरक्षक तो है साहब, लेकिन अनन्य शब्द गड़बड़ कर देता है। और मैंने आज ही कई क्वेश्चन ऐसे दिखाए जहां अनन्य शब्द गड़बड़ कर रहा था और स्टेटमेंट गलत हो रहा था। ठीक है, चलिए पॉज करके पढ़ सकते हो आप।
हम चलते हैं 70 में। निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों में कौन आएंगे? मूल अधिकार वाले। राज्यों का परस्पर विवाद सिर्फ उच्च न्यायालय। केंद्र राज्य उच्च न्यायालय। संविधान का उल्लंघन से संरक्षण उच्च न्यायालय। 71 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, जिसे भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है? वह है आर्टिकल 32। पिछली वीडियोज में देख कर आए हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो ओनली आर्टिकल 138। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद द्वारा। आसान आसान आसान, कितना आसान। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की विधि के पृष्ठ पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति को है। 143 अभी बोल कर आए, राष्ट्रपति जी कोई भी परामर्श ले सकते हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिदेशन किया है। तो खंड 1 अनुच्छेद 143। कोई भी ऐसी बात होगी जो परामर्श से रिलेटेड होगी तो 143। IAS बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत कुछ मटेरियल इसमें है, पढ़ लेते हैं। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी है कि वह राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किसी भी मामले में अपना मत व्यक्त करे। बाध्यकारी है क्या उच्चतम न्यायालय? परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है क्या? परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है। हाँ, ये तो सही है, बाध्यकारी नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय को उसकी परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन एक बार में केवल एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। क्या ऐसा है? सी सही है, 2 और 3। एक बार में एक ही निर्देश भेजा जा सकता है। तो एक तलवार में एक ज्ञान वाला सिस्टम है। बाध्यकारी है तो बाध्यकारी वहां होगा नहीं। यहाँ पे सही क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ बाध्यकारी नहीं लिखा था, यहाँ बाध्यकारी है। बाध्यकारी है गलत, बाध्यकारी नहीं सही। बाध्यकारी बहुत कम चीजें हैं बाध्यकारी। 77 भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। 78 भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। परामर्श मांगे कोई तभी दो, वरना लोग तो जब मांगेंगे तभी परामर्श दिया जाएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। स्वप्रेरण यानी व्यापक लोकहित किस विषय में? यदि वह ऐसी कोई सलाह मांगता है केवल यदि विषय नागरिक के मूल अधिकारों से संबंधित है। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, केवल 2 पढ़कर आ रहे हैं, पहला नहीं पढ़ा, तीसरा नहीं पढ़ा। 80 गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध ये किया, वो क्या, फलाना किया, दिमाग किया, 143 परामर्श लिया तो 143। हालांकि चर्चा में 142 बहुत है, इस समय पढ़ के जाइएगा 142। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। कौन कहेगा? किसको पढ़ रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये शपथ ली जाएगी, क्योंकि हम मुख्य न्यायाधीश जी को पढ़ रहे हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे बात को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलो आ जाओ, 83 स्टार लगाए तो आओ यहाँ से देखते हैं, याद कर लो। के गोपालन बनाम मद्रास राज्य हुआ था निवारक अवरोध की प्रक्रिया, इसमें विषय था। सोमेश थापर, ये भी बढ़िया इंपोर्टेंट है। स्वतंत्र भाषण पर रोक की बात हुई थी। शंकरी प्रसाद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की संसद है। चंपकम दोराई राजन भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ भी देखो रोमेश थापर आपको मिल रहे हैं, तो आप यही पढ़ लेते हैं। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्यवाद तथा पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल वाद जमींदारी व्यवस्था भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। तो ये दोनों भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन? कामेश्वर सिंह और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल वाद। पश्चिम बंगाल सुबोध गोपाल, कामेश्वर राज्य, ये दोनों किससे संबंधित है? यहाँ पे जमीन आगे लिखा होगा, जमीन विवाद से। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में सही उत्तर प्राप्त न होने के कारण झारखंड ने इसको संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प को गलत माना है। ठीक है, सभी विकल्प गलत है, आपको समझना आना चाहिए। इंद्र साहनी भी बहुत महत्वपूर्ण है। कौन केस क्या कह रहा है?
ये आप देख लो तो बेहतर रहेगा। इंद्रासानी बना भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो इसमें जो विषय था वो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण था। इंद्रासानी 1992 में आया था, ओबीसी से रिलेटेड, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया है? तो 355 याद रखिएगा, 356 आपको याद ही है, 352, 360, 365 याद ही है। टीडीएसएटी के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है, तो कहाँ दी जा सकती है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। है क्या ये? तो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसकी स्थापना 1997 में ट्राई अधिनियम में वर्ष 2000 में किए गए संशोधन द्वारा हुई थी। ठीक है, आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जगह जा सकते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम रंजन गोगोई, एन बी रमन, दीपक मिश्रा। 2021 में पूछा गया तो एच एल दत्तू, टी एस ठाकुर, जगदीश सिंह खेर। तो भाई याद कर लो, अगर याद करने का मन हो। मैं तो नहीं याद करूंगा, इतना रट नहीं पाएगा मुझे। निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया? तो ये उस समय का क्वेश्चन था, तो जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा उस समय थी, तो इम्पोर्टेंट था, ऐसा कुछ चर्चा में रहे तो आप याद रखिएगा। हाल ही में नियुक्त को सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में कौन इससे पहले किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं था? कौन था जो उससे पहले उच्च न्यायाधीश नहीं था? एल नागेश्वर राय नहीं, एम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण, ये सब रह चुके हैं। ठीक है, आपको वर्तमान की चीजें याद रहनी चाहिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं है? तो एस के झा नहीं है, फिर वही करंट में जो है वह याद रखिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बढ़िया है। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा? न्यायिक पहल द्वारा की गई थी, न्यायिक पहल द्वारा की गई थी, न्यायिक पहल द्वारा की गई थी। 94 न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका के प्रजनकों में से एक माने जाते हैं। तो बी तो सही है, ए गलत है। ये मुख्य न्यायमूर्ति थे क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे। ठीक है। पीआईएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बस हम अंतिम 10 क्वेश्चन और, जब मंजिल स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत दूर लगती है, कैसे जाएंगे, थक तो नहीं जाएंगे। जब वहाँ पहुंच जाते हैं ना तो लगता है कि अरे यार, तो कदमों के नीचे मंजिल है, हम ऊपर खड़े हैं। पीआईएल कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब शुरू करोगे ना तो बहुत ज़्यादा लगेगा, जब पहुंच जाओगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। 97 जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ है। तो दोनों सही है, दोनों की व्याख्या भी, स्पष्टीकरण भी सही है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम कौन है? तो उद्गम यूएसए है। ठीक है, यूएसए याद रखिएगा। अंतिम कुछ क्वेश्चन और, 99 अंतिम स्लाइड, अंतिम पेज। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत कहाँ से होगी? संयुक्त राज्य अमेरिका से होगी। न्यायिक सक्रियता कहाँ से संबंधित है? तो जनहित याचिका से न्यायिक सक्रियता संबंधित है। जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता आपको पढ़नी चाहिए, और जुडिशियल रिव्यू, ये न्यायिक पुनर्वलोकन भी पढ़ना चाहिए, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका भी पढ़नी चाहिए। 101 यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं माना जा सकता? न्यायमूर्ति ऐसे आनंद खान ने कहा था, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। 102 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। वह न्यायालय कौन सा है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब करंट में ध्यान रखिएगा, कोई चीज ऐसी आए तो याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है केस, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा। तो इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित था। विशाखा से याद रखिएगा, महिलाओं की यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला था। 104 उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस मामले में पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पंजरा बंद है? तो ये डी कोयला आवंटन घोटाला बाद था। ठीक है, अब ये कब हुआ था ये आपको पता है? 2015 में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कब होगा? तो सीबीआई को कहा गया था पिंजराबंद तोता। ठीक है, और आज के माननीय मेंबर कहते हैं कि वर्तमान सरकार सीबीआई ईडी का उपयोग विपक्षियों को भटकाने के लिए, विपक्षियों को जेल में डालने के लिए कर रही है।
तो ये तो उच्चतम न्यायालय ने तब कहा था माननीय, जब आपकी सरकार थी, तो क्या माना जाए, इसकी लाठी उसकी भैंस। खैर आप जो समझते हैं वह ठीक है, बाकी विचारणीय तथ्य रहते हैं, आपको दोनों पक्षों से भी विचार करना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। 106 इस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा ये कहा गया है। वाह, चलिए लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा, मैं बीच में नहीं कहता हूँ, पढ़ाते हुए याद ही नहीं रहता, आप लोग कर भी देते हैं। बस एक ही गुजारिश है, थोड़ा विजिट करिए और भी चीज़ों को आप सराहिए, कमेंट वगैरह कर दिया करिए, जिससे थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ बढ़िया काम हो रहा है। कल हम राज्यों में प्रवेश करेंगे, राज्यपाल से लेकर आगे तक की कहानी शुरू करेंगे। 12 अक्टूबर तक क्लास कंप्लीट कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।